नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 9 सीटों पर कब कहां वोटिंग, सब कुछ आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल के परिवार से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, पत्नी ने की मांग, खून का बदला खून। आगे खबर में आपको बताएंगे कि बहराइच हिंसा में साजिश का शक, ग्राउंड जीरो पर फोर्स के साथ एडीजी अमिताभ यश तैनात, इंटरनेट बंद। बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। खबर में आगे आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में एक तो झारखंड में 2 फेज में मतदान, 23 नवंबर को रिजल्ट। चुनाव का पूरा शेड्यूल आपको बताएंगे। चुनाव आयोग ने कर दिया इसका ऐलान। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बहराइच हिंसा के बीच प्रशासन का निष्क्रिय होना दुर्भाग्यपूर्ण, प्रियंका गांधी की योगी से बड़ी अपील। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूपी उपचुनाव की तारीखों का हो गया ऐलान। 9 सीटों पर जानिए कब होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ यूपी उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को विधानसभा की खाली सभी 10 सीटों में से 9 सीटों पर ही वोटिंग होगी। मिल्कीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव का भी ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने मिल्कीपुर सीट पर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। तब इस सीट से सपा के अवधेश प्रसाद को जीत मिली थी। बाद में अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह को हराकर सांसद चुने गए। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें कानपुर की सीमा मऊ, प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुरी की करहल, मिर्जापुर की मझवा, अम्बेडकर नगर की कटेहरी, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल के परिवार से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, पत्नी की मांग, खून का बदला खून। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बहराइच हिंसा में मारे गए 22 वर्षीय युवक राम गोपाल मिश्रा के परिवार से मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर मुलाकात की है। लखनऊ में मुलाकात करके उनका हाल जाना है। पीड़ित परिवार स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ लखनऊ पहुंचा था। तो दोस्तों, यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात पीड़ित परिवार की हुई है और इसी बीच ये बड़ी मांग आ गई है। परिवार राम गोपाल के साथ की गई हैवानियत का विवरण रखते हुए दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है और मृतक की पत्नी का कहना है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा, तभी उन्हें संतोष मिलेगा। दोस्तों, महसी के महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव, गोलीबारी में युवक की मौत के बाद माहौल अब भी तनावपूर्ण बना हुआ है। हालांकि मंगलवार को अभी तक कहीं से हिंसा की खबर नहीं है और पूरे क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, पीएसी और एसटीएफ के कमांडो व पुलिसकर्मी तैनात हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बहराइच हिंसा में साजिश का शक, ग्राउंड जीरो पर फोर्स के साथ एडीजी अमिताभ यश, इंटरनेट बंद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव और फिर फायरिंग में युवक राम गोपाल मिश्रा की मौत के बाद मचा बवाल थमता नहीं नजर आ रहा है। इसे देखते हुए 16 अक्टूबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। इस बीच मंगलवार को मृतक राम गोपाल मिश्रा के परिजन लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचे। वहीं जांच टीम आरोपियों की छत से ईंट, सरिया आदि बरामद किए गए हैं। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक बीजेपी विधायक के साथ राम गोपाल मिश्रा के परिजन सीएम योगी से मिलने पहुंच गए और उसके बाद क्या बातचीत हुई हमने आपको बताया। यूपी के बहराइच में हिंसा के दौरान 50 से अधिक घरों में तोड़फोड़ की गई। इन घरों में एक भी शख्स मौजूद नहीं है। हरदी और महसी इलाके में 20 किलोमीटर क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस गाड़ियां लगातार घूम रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार को महसी के महाराजगंज में युवक की निर्मम हत्या किसी साजिश का नतीजा तो नहीं थी। हत्या से पूर्व सुनियोजित तरीके से विसर्जन, जुलूस में बवाल और पत्थरबाजी, उसके बाद युवक की गोली मारकर हत्या करना कहीं साजिश तो नहीं। दोस्तों, ये बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है और इसको लेकर अब इसको शांत करने के लिए एडीजी समेत कई सारे आला अधिकारी यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं और पुलिस बल तैनात है ताकि शांति बनाए रखी जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में एक तो झारखंड में 2 फेज में
मतदान, 23 नवंबर को रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, पूरा शेड्यूल आ चुका है। आपको बता दें कि यहाँ पर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। महाराष्ट्र में एक फेज में, तो वहीं झारखंड का जो चुनाव है उसको 2 चरण में होंगे और महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। तो वहीं झारखंड में पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को, तो दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड चुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को आ जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही कुछ वायनाड समेत कई सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हुआ। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 5 जनवरी को समाप्त होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बहराइच हिंसा के बीच प्रशासन का निष्क्रिय होना दुर्भाग्यपूर्ण, प्रियंका गांधी की योगी सरकार से बड़ी अपील। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा के बीच प्रशासन का निष्क्रिय होना दुर्भाग्यपूर्ण है तथा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है। बहराइच में मंसूर गांव के महाराजगंज इलाके में दुर्गा प्रतिमा जुलूस के दौरान भड़की हिंसा में एक युवक की मौत हो गई। विवाद लाउड स्पीकर से संगीत बजाने को लेकर हुआ था। पथराव और गोलीबारी में करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए और 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को कल ही मिल गई थी जानकारी, कठपुतली है चुनाव आयोग। झारखंड चुनाव की घोषणा से पहले जेएमएम ने लगाया ये बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग आज झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुका है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेताओं को चुनाव के ऐलान की जानकारी पहले ही मिल गई थी। पांडे ने चुनाव आयोग को कठपुतली भी कहा है। मनोज पांडे ने कहा कि हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन चुनाव की घोषणा होने वाली है और इसकी जानकारी बीजेपी के नेताओं को कल ही हो गई थी। ये बहुत गंभीर विषय है। क्या बीजेपी नेताओं के इशारे पर चुनाव आयोग काम करता है? हेमंत विश्व शर्मा अपने एक बयान में बोल गए कि चुनाव की घोषणा होने वाली है। किसी आयोग को इस कदर कठपुतली बनाकर रखना ये गंभीर बात है, ऐसा जेएमएम ने बयान दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराजगंज कांड के मुख्य आरोपी व उसके बेटे की मिल गई लोकेशन। बहराइच में बवाल के बीच बड़ी खबर, नेपाल भागने की फिराक में है आरोपी। जी हाँ दोस्तों, बहराइच के महाराजगंज में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा और बवाल के मुख्य आरोपी अब्दुल हामिद व उसके बेटे के बेहड़ा में छिपे होने की सूचना मिली है। उनकी धरपकड़ के लिए एटीएस ने बेहड़ा में डेरा डाल दिया है और सघन जांच शुरू हो चुकी है। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में बताए जा रहे हैं। जिले में सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस प्रशासन की नाकामी से ही बहराइच में हिंसा भड़की। प्रतिमा विसर्जन के दिन सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी थे। हिंसा होने का कोई भी इनपुट नहीं था। हैरानी यह है कि सोमवार को दूसरे दिन भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने में अफसर नाकाम साबित हुए, इसीलिए दूसरे दिन बवाल, तोड़फोड़ और आगजनी हुई। पूरे मामले में पुलिस का खुफिया तंत्र फेल रहा। पूरे घटनाक्रम में एडीजी जोन से लेकर आईजी और एसपी बहराइच सवाल के घेरे में है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बहराइच हिंसा पर अखिलेश यादव ने प्रशासन को बताया दोषी, पुलिस को देखना चाहिए था लाउड स्पीकर पर क्या बज रहा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा की घटना पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और कहा कि मेरी अपील है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। घटना दुखद है और सरकार को न्याय करना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस समय से जुलूस निकला उस समय पुलिस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि रूट पर सुरक्षा है या नहीं, पर्याप्त पुलिस की तैनाती है या नहीं, लाउड स्पीकर पर क्या बजाया जा रहा था। प्रशासन को इसका ध्यान रखना चाहिए था। शासन की चूक की वजह से ये घटना हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लालू नीतीश की नई रणनीति, बीजेपी विधायक के बयान ने बिहार राजनीति में मचाई हलचल। जी हाँ दोस्तों, बिहार में एनडीए में एक बार फिर से तनाव का माहौल है। ये विवाद बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के एक बयान के कारण शुरू हुआ है, जिसमें उन्होंने सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है। विधायक का कहना है कि सीमांचल के क्षेत्र में हिंदुओं की सुरक्षा को खतरा है। इस बयान पर जेडीयू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द की बात की है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिले को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि इन इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा हो गया है और हिंदू अल्पसंख्यक बन गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। जहां भारत
भारत हिंदू राष्ट्र बना और पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना, ऐसे में उनका कहना है कि सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए ताकि हिंदुओं को सुरक्षा मिल सके। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खतरे में नायब सिंह सैनी की कुर्सी, कौन होगा हरियाणा का सीएम, ये नेता लेंगे फैसला। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी अकेले दम पर बहुमत हासिल कर लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर चुकी है। सियासी जानकारों की माने तो विधानसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटाकर केंद्र की राजनीति में लाना और नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने का दाव बीजेपी के लिए रामबाण साबित हुआ। बीजेपी ने हरियाणा में 48 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, लेकिन पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के तौर पर किसी का चेहरा आगे नहीं किया गया था। आसान शब्दों में कहें तो नायब सिंह सैनी के ही सीएम पद पर बने रहने की अटकलें चल रही थी। माना जा रहा था कि बीजेपी सैनी पर ही भरोसा जताएगी। इसी बीच बीजेपी संसदीय बोर्ड ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को हरियाणा में राज्य विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इस बैठक में ही हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। जहां दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बहराइच हिंसा पर सपा बोली सेना बुलाइए, केशव मौर्य ने कहा मिलेगा न्याय तो कांग्रेस ने मांग लिया सीएम का इस्तीफा। जहां दोस्तों बहराइच हिंसा को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने इस बहराइच में आगजनी तोड़फोड़ की घटना को लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला किया। सपा नेता आईपी सिंह ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए सेना को बुलाने की मांग की, तो वहीं कांग्रेस ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा देने की मांग की। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह पुलिस अधिकारियों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होने पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार को हिंसा को रोकने के लिए सेना को बुलाना चाहिए। आईपी सिंह ने एक्स पर लिखा कि इस हिंसा को रोकने के लिए सेना बुलाई जाए। हिंसा के दौरान बिना जीवन रक्षक, बुलेट प्रूफ जैकेट आदि के एडीजी स्तर के ऐसे किसी पुलिस अफसर को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि बहराइच में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। एसटीएफ मुखिया अमिताभ यश बहादुरी का परिचय देते हुए खुद हाथ में पिस्टल लेकर भीड़ को दौड़ा रहे हैं, लेकिन भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में कोई भी हताहत हो सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बहराइच वायलेंस को लेकर प्रियंका गांधी ने सीएम योगी से की अपील, हिंसा रोकें और दोषियों पर करें सख्त कार्रवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुआ बवाल एक बार फिर से बढ़ गया है। सोमवार को एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। भड़क की भीड़ ने कई गाड़ियों और दुकानों में आग लगा दी है। विरोध प्रदर्शन हिंसक होने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। बहराइच में जारी हिंसा को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान सामने आया है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एवं राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास में लें और हिंसा रोकें, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जनता से मेरी करबद्ध अपील है कि कृपया कानून अपने हाथों में ना लें और शांति बनाए रखें। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम कह रहा है भाजपा को वोट दो। हरियाणा चुनाव के बाद दिग्विजय सिंह ने ईवीएम मशीन पर खड़े किए सवाल। जहां दोस्तों कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं की बैठक में ईवीएम मशीन पर खुलासा करते हुए बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जनता कह रही है कि कांग्रेस को वोट दो, लेकिन ईवीएम का सॉफ्टवेयर कह रहा है कि भाजपा को वोट दो। दिग्विजय ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम पर आरोप लगाया कि इसके सॉफ्टवेयर के साथ बड़े स्तर पर घालमेल की जाती है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं 2003 से ईवीएम का विरोधी हूं। मैं मिथ्या पर बात नहीं करता हूं। मेरे पास जब तथ्य आते हैं तब बोलता हूं। पूरा खेल सॉफ्टवेयर का खेल है। आप वोट डालते हैं तो दिखता कुछ है, लेकिन ईवीएम का सॉफ्टवेयर उसे डालता है कहीं और। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता कांग्रेस को वोट देना और सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन ईवीएम के कारण ऐसा नहीं हो पाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग और ईवीएम से भरोसा ही उठ गया, हरियाणा चुनाव पर बोले सत्यपाल मलिक। जी दोस्तों, विपक्ष लंबे समय से ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग करता रहा है। हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग और ईवीएम की विश्वसनीयता पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। वहीं अब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज के हालात को देखकर ईवीएम से भरोसा उठना जैसा हो गया है। मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अभी हरियाणा में हुए चुनाव में पोस्टल बैलेट पेपर में कांग्रेस 74-16 से आगे
ये थी, जैसे ही ईवीएम खुली धीरे धीरे कांग्रेस सत्ता से बाहर और भाजपा सत्ता में आ गई। जो शुरुआती रुझानों में दिखाया गया था और एग्जिट पोल्स में भी दिखाया था, अब उसके विपरीत सब हो रहा है। आज वर्तमान स्थिति देखकर चुनाव आयोग और ईवीएम से भरोसा उठने जैसा हो गया है। ईवीएम का खेल आखिरकार कब तक चलेगा? आज एआई का ज़माना है। अगर निष्पक्ष चुनाव चाहते हो तो ईवीएम को हटाना भी एकमात्र विकल्प है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र बड़े परिवर्तन के लिए तैयार। विधानसभा चुनाव को लेकर शरद पवार ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव करीब है। ऐसे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शिंदे सरकार पर जमकर हमला बोला। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र के लोग राजनीतिक बदलाव के लिए उत्सुक हैं और विश्वास जताया कि ये भावना आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के नतीजे में दिखाई देगी। महाविकास अघाड़ी के अन्य घटक दलों के नेताओं के साथ यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पवार ने दावा किया कि राज्य प्रशासन, जिसे देश में सबसे अच्छा माना जाता था, महायुति शासन के तहत हतोत्साहित हो गया था। उन्होंने कहा कि हम लोगों को वर्तमान सरकार से मुक्ति दिलाना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि वो हमारा समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी राज्य चुनावों में महाविकास अघाड़ी अपने लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को दोहराएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश कुमार रंग बदलेंगे या रंग दिखाएंगे? बिहार की राजनीति में सस्पेंस बरकरार। जी हाँ दोस्तों, बिहार में एक कहावत है, चने के झाड़ पर चढ़ाना। क्या राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कुछ ऐसी राजनीतिक ताकतें हैं जो इस कोशिश में लगी हुई हैं? विशेष तो ये है कि ऐसी ताकतें न केवल देश की राजनीति को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि राज्य की राजनीति में भी संशय के बीज बोते चले जा रहे हैं। और अगर ऐसी बात भी है तो इस कोशिश की मंजिल क्या है, जानते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में 11 अक्टूबर को फिर खेला हुआ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा तक जाने से रोका गया। हालांकि अखिलेश यादव को जेपी की प्रतिमा तक पहुंचने से पहली बार रोका नहीं गया था, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार से समर्थन वापसी की गुहार लगाकर एक नई राजनीति को जन्म देने की शुरुआत कर दी, और वो भी बूंद बूंद से घड़ा भरने की तर्ज पर। क्योंकि लोकसभा में सांसदों का जो गणित है वो केवल नीतीश कुमार के समर्थन वापसी से संभव नहीं है, क्योंकि लोकसभा में सांसदों की स्थिति का आकलन करें तो जेडीयू के हाथों में लोकसभा की 12 सीटें हैं। इनके जाने से बहुमत पर असर नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार के जाने के बाद भी एनडीए के लिए 281 सांसदों के साथ बहुमत सरकार चलाने के लिए काफ़ी है। एनडीए को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास 16 सीटों के अलावा शिवसेना शिंदे गुट की 7 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की 5 सीटें, जनता दल सेक्युलर की 2 सीटें, अपना दल अनुप्रिया पटेल की 2 सीटें, एनसीपी अजीत गुट का 1 सीट और एएनपीजीपी, आजसू, एनटीपीसी, एमएफ समेत कई सारे ऐसी पार्टी हैं जिनका सरकार को समर्थन है। तो क्या आजकल छोटी छोटी बातों को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले नीतीश कुमार को उकसाकर कहीं एनडीए सरकार को कमजोर करने की रणनीति पर तो काम नहीं हो रहा है? क्या बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बनाने की कवायद तो नहीं हो रही है? ऐसा इसीलिए कि केंद्र में जेडीयू समर्थन वापस लेता है, तो इसका असर बिहार सरकार पर भी पड़ेगा। हालांकि नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग जेडीयू के एक नेता की तरफ से की गई है, पर दिलचस्प ये है कि इस मांग का समर्थन नीतीश कुमार के धुर विरोधी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर डाली। भारत रत्न जैसी उपाधि एक तरह से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। आखिर ऐसा कहकर चिराग पासवान या जीतन राम मांझी क्या आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर नहीं लड़ना चाहते हैं, तो फिर किसके चेहरे पर लड़ना चाहते हैं? ये सवाल भी बिहार की राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव को लेकर राहुल गांधी की महाराष्ट्र के नेताओं के साथ बैठक जारी, नाना पटोले भी शामिल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को चुनाव को लेकर राहुल गांधी महाराष्ट्र के नेताओं के साथ बैठक किया उन्होंने, और इस बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी शामिल रहे। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की नाकामयाबी, गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री की विफलता, संजय राउत का बयान। जी हाँ दोस्तों, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी मौत पर शिवसेना युवा नेता संजय राउत ने दुख जताया है।
साथ ही उन्होंने राज्य में हो रही हिंसक घटनाओं पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से कानून व्यवस्था में विफल रहने पर इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज का गैंगवार सरकार में चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में हत्याएं हो रही हैं। इससे पहले महाराष्ट्र ने गृह मंत्रालय की इतनी बड़ी निष्क्रियता और बदनामी को कभी नहीं देखा। महाराष्ट्र में कड़ी कानून व्यवस्था की एक मजबूत परंपरा रही है। इसी कारण मुंबई जैसे शहरों में बड़े उद्योग आए हैं। शनिवार को बाबा सिद्दीकी की हत्या ने यह साबित कर दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर है। उन्हें सुरक्षा मिली हुई थी, फिर भी हत्या हो गई। इसका मतलब साफ है कि ये गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री की विफलता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले राहुल गांधी, महाराष्ट्र में पूरी तरह ध्वस्त कानून व्यवस्था को उजागर करती है ये घटना। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या को हैरान करने वाली घटना बताया। राहुल गांधी से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोशल प्लेटफॉर्म पर बाबा की हत्या पर दुख जताते हुए जवाबदेही की मांग उठाई। बाबा सिद्दीकी की हत्या से राहुल गांधी स्तब्ध हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या चौंकाने वाली घटना है। ये भयावह घटना महाराष्ट्र में पूरी तरह ध्वस्त कानून व्यवस्था को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व कांग्रेसी नेता रहे बाबा के निधन पर शोक जताया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री श्री बाबा सिद्दीकी का दुखद निधन शब्दों से परे सदमा पहुंचाने वाला है। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार, मित्रों और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।